नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो फायदे के फंड में। और मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। इस शो में हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई जानकारियों के बारे में, साथ ही जो लेटेस्ट अपडेट है उस पर भी चर्चा करते हैं। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहते हैं एक्सपर्ट। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जितेंद्र पीएस सोलंकी जी। आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और सीएफपी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस पर। नमस्कार। सर, इससे पहले भी हमने आपसे चर्चा की थी और वो वीडियो लोगों को काफी पसंद आया था। एक बार फिर से आज हम आपसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि म्यूचुअल फंड में क्या कुछ चल रहा है और निवेशक जो है म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं उन्हें क्या रणनीति अपनानी चाहिए। सबसे पहले शुरुआत करें तो हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि हमने डेटा जब देखा तो अप्रैल में निवेशकों की संख्या एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफी ज्यादा बढ़ी है और इसने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। करीबन 20,000 करोड़ रुपए का इनफ्लो आया है। सर, इस पर आपका क्या कहना होगा? देखिए, निश्चित तौर पर इनफ्लो जो है काफी अच्छे रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गया है। और कहीं ना कहीं ये जो इक्विटी मार्केट का परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ सालों में, और आगे हम क्या सोचते हैं, ये उसका नतीजा है कि इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस इक्विटी मार्केट्स में अच्छा लग रहा है। और दूसरा, जो विकल्प है निवेश के, उसमें आज की डेट में अगर देखें तो इक्विटी मार्केट से ही बेहतर विकल्प निवेशों को दिखाई दे रहा है। तो रिकॉर्ड इनफ्लो ये दर्शाता है कि इन्वेस्टर्स इक्विटी मार्केट से जो रिटर्न है उसको कैप्चर करना चाहते हैं, उसको उस मुनाफे को कमाना चाहते हैं। इसलिए ये जो इनफ्लो है ये इक्विटी मार्केट्स में इतना ज्यादा आ रहा है। जी, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा तबका है जो अभी तक इन्वेस्टमेंट जर्नी की अपनी शुरुआत नहीं कर सका है। तो उन लोगों के लिए सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि अगर उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करनी है और वो म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो किस तरीके से वो शुरुआत करें, किन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना सही होगा और कैसे अपने पोर्टफोलियो को वो डिवाइड करें। देखिए, किसी भी नए निवेशक के लिए अगर हम देखें तो इंफॉर्मेशन फ्लो बहुत ज्यादा है। अगर कोई नया निवेशक सर्च करने जाएगा मैं कहाँ निवेश करूं, तो इंफॉर्मेशन फ्लो में उनको रिटर्न बेहतर जो है वो दिखाई देंगे। रिटर्न कौन से फंड कितना रिटर्न दे रहे हैं वो दिखाई देगा। तो एक नए निवेशक के लिए बहुत जरूरी है कि वो रिटर्न के पीछे ना भागे, ये ना देख के निवेश करे कि रिटर्न कहाँ ज्यादा मिल रहा है मैं वहां निवेश करूं। बहुत जरूरी है कि आप निवेश क्यों करना चाहते हैं, सबसे पहले यह तय कर लीजिए क्या आपका लक्ष्य है, क्या टाइम होराइजन होगा। अगर आप 15-20 साल के लिए आ रहे हैं तो आप इक्विटी फंड्स की तरफ आ सकते हैं। लेकिन आपका होराइजन अगर 4 से 5 साल है तो आपको दूसरे फंड चूज करने हैं। तो होराइजन चूज करना बहुत जरूरी है। जब आप होराइजन लक्ष्य अपना तय कर लेंगे उसके बाद म्यूचुअल फंड में सिलेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आपके लक्ष्य से मिलता जुलता जो है फंड्स आपको सिलेक्शन में आसानी देगा। और जी। इसके अलावा भी कोई भी नया निवेशक जब आता है तो मेरा यही मानना है कि किस फंड से शुरुआत की जाए वो इसी पे निर्भर करेगा कि आप किस होराइजन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जी, सर, अगर होराइजन की यहाँ अगर हम बात करें तो क्या उसे कैटेगराइज किया जा सकता है या उसे कैसे समझ सकते हैं कि कितने लंबे साल का अगर वो या कितने लंबी अवधि का वो नजरिया रखते हैं तो किस तरह के फंड्स को चुनना चाहिए? कुछ एक ब्रॉड जी कैटेगराइजेशन अगर होगा तो। जी जी, देखिए, अगर आपका होराइजन 10 साल से ज्यादा का है तो आप इक्विटी फंड्स में लार्ज कैप, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, ये वो कैटेगरीज हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए बनी है। अब इसमें किस फंड में निवेश करना चाहिए, आप लार्ज कैप जाएं, मिड कैप जाएं, स्मॉल कैप जाएं, मेरी राय में ये सब निर्भर करता है कि आपका क्या रिस्क एपेटाइट है। और आपने अगर आप शुरुआत करते हैं और शुरुआत करना चाह रहे हैं तो मेरा यही मानना होगा कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वाले जो फंड्स होते हैं उनकी तरफ आपको ज्यादा जाना चाहिए जब आप शुरुआत करते हैं। अगर आपका होराइजन 10 साल से कम है तो फिर आपके डेट फंड्स हैं या हाइब्रिड फंड्स हैं, ये कैटेगरीज हो जाती हैं जो निवेश के लिए सही बैठती हैं। तो होराइजन आपको ये बताएगा कि आप इक्विटी फंड प्योर 100% डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स की तरफ जाएं या आप डेट फंड की तरफ जाएं। जी, सर, अभी आपने डेट फंड का जिक्र किया तो डेटा से हमें ये समझ में आता है कि मार्च में डेट फंड से पैसे निकाले गए हैं। हालांकि अप्रैल में एक बार फिर से उसमें इनफ्लो देखने को मिला है। क्या रही इसके पीछे वजह और क्या अभी भी डेट फंड में निवेश करना अच्छा रहेगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है दो वजह रही। पहला,
मार्च के अंदर ज्यादातर डेट फंड्स में अगर आप देखेंगे लिक्विड है, ओवरनाइट फंड्स है, इसमें कॉर्पोरेट्स निवेश करते हैं और मार्च में एडवांस टैक्स पेमेंट का जो लायबिलिटी है वो उनके ऊपर आती है, तो एडवांस टैक्स पे करने के लिए फंड से रिडीम होता है, कॉर्पोरेट्स पैसा निकालते हैं, इसी वजह से इतना हैवी आउटफ्लो दिखता है। और अप्रैल में वो पैसा दोबारा आ जाता है जब कॉर्पोरेट दोबारा से निवेश करते हैं। दूसरा एक और कारण मुझे ऐसा लगता है कि जो डेट फंड में टैक्सेशन हुआ, चेंज हुआ टैक्सेशन के अंदर, जहां पे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को हटाया गया और अपनी इनकम के अनुसार टैक्सेशन के अंदर डेट फंड्स को लाया गया, तो कुछ इन्वेस्टर जो शॉर्ट टर्म फंड्स में निवेश थे उन्होंने शायद लॉन्ग टर्म फंड्स की तरफ रुख किया होगा, जिसके जरिए कुछ पैसा शॉर्ट टर्म फंड्स में निकला होगा मार्च में, और हो सकता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में अप्रैल में आया हो। तो ये दो कारण मुझे ऐसा लगता है कि जिसके जरिए हमने देखा कि मार्च में हैवी आउटफ्लो हुआ और अप्रैल में दोबारा से अच्छा एक इनफ्लो देखा। जी। सर, एक बढ़िया पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए हम आपसे समझना चाहेंगे क्या मिक्स होना चाहिए, अगर खासकर बात करें 10,000 का, अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना हो, उम्र 30 साल की हो। देखिए, किसी भी अच्छे पोर्टफोलियो को बनाने के लिए सबसे जो बेहतरीन विकल्प होता है वो है एसेट एलोकेशन। यानी कि आपका पैसा किसी एक एसेट में ना हो, किसी एक कैटेगरी में ना हो। जब भी आप निवेश करें तो एक एसेट एलोकेशन अप्रोच करें, जिसमें आप इक्विटी फंड में भी निवेश करें, डेट फंड्स में भी होने चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड का भी हिस्सा होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए आपने 10,000 रुपये मंथली की बात की, अब 10,000 में से मैं 2,000 गोल्ड में कर देता हूँ, 2,000 में लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में कर देता हूँ, 6,000 में इक्विटी फंड्स में करता हूँ, जहां पे कि मैं जो 60 या 70% है लार्ज कैप फंड्स में निवेश करता हूँ, बाकी 30-40% में मिड कैप फंड्स में निवेश करता हूँ। तो इस तरह का जब आप वेरिएशन बनाते हैं, तब आप एक अच्छा एफिशिएंट पोर्टफोलियो बनाते हैं और आप हर एसेट क्लास की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको आप कैप्चर कर पाते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। जी। सर, हमने थीमेटिक फंड्स के बारे में सुना है, उसमें स्पेशली क्योंकि इस वक्त बहुत सारे हमारे जितने व्यूअर्स जो हैं, उनके सवाल जिन फंड्स के अराउंड रहते हैं, उस पर बात करना चाहेंगे। थीमेटिक फंड्स में अगर बात करें, इंफ्रा और डिफेंस फंड, इनमें लोगों की काफी रुचि रहती है। इसमें अगर निवेश करना है तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, किस वक्त निवेश करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जब आप थीमेटिक फंड्स में या सेक्टोरल फंड में निवेश करते हैं तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि इस फंड का परफॉर्मेंस उस सेक्टर पे डिपेंड करेगा। अगर कल को वो सेक्टर परफॉर्म नहीं करता है तो आपका फंड भी परफॉर्म नहीं करेगा। और ये हमने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में देखा है, जहां पे कि एक समय आया जब इंफ्रा फंड अच्छे परफॉर्म कर रहे थे और उसके बाद सडनली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की वजह से इंफ्रा फंड जो है उन्होंने परफॉर्मेंस देना बंद कर दिया। तो आपका जो परफॉर्मेंस है आपके फंड का वो बहुत हैवीली उस सेक्टर पे डिपेंड करता है। मेरी राय में जब भी आप थीमेटिक या सेक्टर फंड में निवेश करना चाह रहे हैं तो आपके पोर्टफोलियो में इसका हैवी एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, वरना आपका पोर्टफोलियो उस सेक्टर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा। और निवेश अगर करना चाहते हैं तो 5 से 10% आपके पोर्टफोलियो में सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स का हिस्सा होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही सेक्टर्स आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में भी पाएंगे, लेकिन वहां पे आपको ज्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है। यहाँ पे आपको एक सेक्टर पे कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो मिलता है। तो जब भी आप कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाते हैं तो वो हाई रिस्क हाई रिटर्न फैक्टर हो जाता है, उतना रिस्क एपेटाइट आपके पास होना चाहिए। बट मेरा ये मानना है कि 5 से 10% ही आपके पोर्टफोलियो में इन फंड्स का हिस्सा होना चाहिए। जी सर, जब बात करते हैं सेक्टर्स की, तो कई बार हमारे एक्सपर्ट्स यही बताते हैं कि हर सेक्टर का एक साइकिल होता है। तो हो सकता है कि जो सेक्टर में वो इस वक्त निवेश कर रहे हैं वो एक साइकिल के दौर में हो, तो इसलिए भी रिस्क उनका बढ़ जाता है। इसीलिए अपने पोर्टफोलियो में इसका प्रोपोर्शन जो है आप थोड़ा कम रखें, ताकि आप रिस्क से और नुकसान से अपने पोर्टफोलियो को और अपने पैसे को बचा सके। सर, बाजार में वोलेटिलिटी हम देख रहे हैं काफी ज्यादा बनी हुई है। ऐसे में क्या म्यूचुअल फंड निवेशकों को भी कुछ स्ट्रैटेजी में बदलाव करना चाहिए, या एसटीपी प्लान को चुनना चाहिए, क्या करना चाहिए उन्हें इसमें? देखिए, वोलेटिलिटी तो मार्केट का हिस्सा है। जब भी आप लंबी अवधि का निवेश करते हैं तो ये आप मान के चलते हैं कि इस तरह की वोलेटिलिटी आपको दिखाई देगी, और कई बार यही वोलेटिलिटी आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटीज देती है। तो मार्केट अगर डाउन साइड जाएगा तो आपको एक
अच्छा निवेश करने का ऑप्शन मिलता है, और मार्केट अगर अपसाइड जाता है तो आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ती है। तो ये वॉलेटिलिटी हिस्सा होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो मुझे नहीं लगता कोई स्ट्रैटेजी में चेंज करने की जरूरत है। हाँ, अगर आपका पोर्टफोलियो ज्यादा कंसंट्रेटेड है या ज्यादा से किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर्स की तरफ या किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी की तरफ ज्यादा जो है एक्सपोजर रखता है, तो वहां पे आप थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव की जरूरत पड़ेगी। जी, तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बदलाव की जरूरत नहीं है तो वोलेटिलिटी के अलावा बाजार में जो लोकसभा चुनाव के कारण मूड माहौल में बदलाव हुआ है, तो उस दौरान भी आपके हिसाब से रणनीति में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है म्यूचुअल फंड निवेशकों को? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इवेंट बेस्ड इन्वेस्टिंग हम्म। बेनिफिट करती है। और आप इवेंट बेस्ड इन्वेस्टिंग कैसे आप टाइमिंग कर सकते हैं, वो करना बहुत मुश्किल है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जैसा मैंने कहा कि अगर मार्केट डाउन आता है तो अपॉर्चुनिटीज होंगी, और मार्केट अगर अपसाइड की तरफ जाता है तो ऑलरेडी उनको वो अपने पोर्टफोलियो में ग्रोथ दिखाई देगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, अगर आप अपने गोल के नजदीक पहुंच रहे हैं तब आपको सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई में अभी समय आ गया है कि मैं पैसा निकाल लूं और इसको डेट में सुरक्षित कर लूं। तो उस तरह की स्ट्रेटेजीज आप देख सकते हैं। दूसरा, आप एसेट एलोकेशन में चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी 60-40 का एलोकेशन कर रहे थे, वहां पे मार्केट क्योंकि अच्छा परफॉर्म कर गया है और मान लीजिए इलेक्शन के बाद मार्केट और अच्छा परफॉर्म करता है, आपका एसेट एलोकेशन चेंज हो जाता है, इक्विटी एलोकेशन 60 से 80 हो गया है, तो उसको वापस 60 पे कैसे लाया जाए। तो इस तरह की बदलाव आप कर सकते हैं। लेकिन अपने पोर्टफोलियो में बिकॉज इवेंट है कोई, उसकी वजह से बदलाव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को करने की जरूरत नहीं है। जी। साथ ही हम लगातार अपने व्यूअर्स को यही बताते रहते हैं कि आप जब भी निवेश करें तो वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें, क्योंकि वो आपके गोल के हिसाब से, आपके होराइजन के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सभी चीजों को, आपके पर्सनलाइज्ड रिक्वायरमेंट्स को जज करेंगे और उसके बाद आपको वो एक बेहतर सजेशन दे पाएंगे, ताकि आप सही जगह निवेश करें और आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। सर, यहाँ पर ये भी हम समझना चाहेंगे, रिटायरमेंट फंड की काफी बात होती है और जब बात की जाती है कि हम करोड़पति कब बनेंगे, पैसे हमारे पास कब आएंगे, तो ऐसे में रिटायरमेंट को भी सुरक्षित रखना बहुत जरूरी बन जाता है। तो रिटायरमेंट फंड किस तरीके से कारगर साबित हो सकता है और इसके क्या फायदे हैं? देखिए, रिटायरमेंट ऑब्वियसली आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट गोल है और हर आदमी रिटायरमेंट की तरफ प्लान करना चाहता है। अब रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड की बात करें तो हाइब्रिड फंड्स होते हैं जिसमें एक लॉक इन होता है, 5 साल है या 58 एज है, उसके बाद ही जो है पैसे का विड्रॉल शुरू होगा। अगर उससे पहले निकालते हैं तो एक लॉक इन आपको एग्जिट लोड पे करना पड़ता है। और उस एज पर्टिकुलर एज के बाद आप SWP के जरिए एन्युटी बना सकते हैं। अब हम्म। अगर हम स्ट्रक्चर में देखें तो स्ट्रक्चर में कोई बहुत ज्यादा टैक्स एडवांटेज नहीं है। कोई खास रिटायरमेंट प्लान को लेकर कोई खास एडवांटेज नहीं मिलता है। जो आपको नॉर्मल म्यूचुअल फंड में एडवांटेज है वही एडवांटेज यहाँ पे मिलता है जब हम SWP की बात करते हैं या हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो रिटायरमेंट फंड्स हालांकि रिटायरमेंट की तरफ बनाए गए हैं। एक लॉक इन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि आप लॉन्ग टर्म बने रह सकते हैं। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत एडिशनल एडवांटेज आपको मिलता हो। आज की डेट में NPS से जब आप कंपेयर करते हैं तो कुछ एडवांटेजेस हो सकते हैं, लेकिन रिटायरमेंट फंड एक्सक्लूसिव हाइब्रिड फंड है। अगर आप हाइब्रिड फंड में निवेश करना चाहते हैं और अपने पैसे को लॉक इन रखना चाहते हैं तो रिटायरमेंट फंड यूजफुल हो सकते हैं। बट अगर आप डिसिप्लिन बना सकते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अ, दूसरे फंड से पोर्टफोलियो बना के आप अगर वो डिसिप्लिन बना बना सकते हैं तो आप ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। जी। बिल्कुल। और इसके अलावा हम ये भी जानना चाहेंगे, कौन से और ऐसे फंड है जो मंथली रिटर्न देते हैं जिसका फायदा उठाया जा सकता है? देखिए, मंथली रिटर्न स्पेसिफिक कोई फंड नहीं देता है। मंथली रिटर्न जब आप म्यूचुअल फंड से बात करते हैं तो आप हम्म। SWP के जरिए मंथली रिटर्न बनाते हैं। अब SWP हम्म। एक ऑप्शन होता है, आप डेट फंड में भी SWP लगा सकते हैं, इक्विटी फंड में भी जी। SWP लगा सकते हैं, जहां से आप जो है मंथली बेसिस पर आपका पैसा निकलता है म्यूचुअल फंड से और आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। SWP लगाते वक्त आपको ये देखना होता है कि आप निवेश का पीरियड आपका कितना हो गया है, क्या टैक्सेशन आपको लगेगा, पोस्ट टैक्स आपको कितनी इनकम होगी। ये सब फैक्टर्स है जो आपको SWP में देखने होते हैं। तो मंथली स्पेसिफिक रिटर्न पहले डिविडेंड ऑप्शन में होता था, मंथली डिविडेंड से हम्म। कर लेते थे, लेकिन टैक्सेशन चेंज हुआ, वो अनअट्रैक्टिव हो गया।
तो एसडब्ल्यूपी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप मंथली इनकम अपनी बांध सकते हैं, और रिटायरमेंट फंड्स में भी आपको एसडब्ल्यूपी ही मिलता है। आप अपने आप एसडब्ल्यूपी ऑप्शन लगाते हैं और एसडब्ल्यूपी ऑप्शन के जरिए वो मंथली इनकम कमाते हैं, लेकिन वहां पे टैक्सेशन बड़ा फैक्टर है, और वो कैसे उसके बाद भी कॉर्पस कैसे ग्रो करेगा वो भी एक बड़ा फैक्टर है। जी सर, यहाँ पर एक सवाल मैं और जोड़ना चाहूंगी। आपने टैक्सेशन की बात की तो विड्रॉल को लेकर भी लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि जब उनका म्यूचुअल फंड का टेन्योर खत्म हो गया है, जब वो पैसे निकालेंगे तो उसपे कितने टैक्स कटेंगे, या कैसे वो विड्रॉल करते हैं, उनके लेफ्ट ओवर उनके हाथ में कितने पैसे आएंगे? क्या टैक्स को लेकर कुछ आप थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं? देखिए, अगर इक्विटी फंड्स है, कोई भी इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स होगा जिसमें 65% से ज्यादा इक्विटी एक्सपोजर है, उसका इक्विटी का टैक्सेशन लगता है। और इक्विटी की टैक्सेशन जब हम बात करें तो 1 साल से पहले अगर आप विड्रॉ करते हैं तो 15% टैक्स लगता है। 1 साल के बाद आप विड्रॉ करते हैं तो 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जिसमें 1 लाख तक का आपको ईयरली एग्जेम्पशन मिलता है। वहीं डेट फंड में या डेट ओरिएंटेड फंड्स हैं, उसमें खासकर 1 अप्रैल 2024 के बाद जो टैक्सेशन है वो आपकी इनकम के अकॉर्डिंग हो गया है, यानी कि आप जो भी कैपिटल गेन बना है वो आपकी इनकम में ऐड होगा, तो जिस भी इनकम टैक्स स्लैब में आप आते हैं उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। तो जब भी आप एसडब्ल्यूपी ऑप्शन लेते हैं मंथली इनकम का, तो हर विड्रॉल पे आपका जितना गेन बनता है वो गेन टैक्सेबल होगा। इस पर डिपेंड करेगा कि वो इक्विटी फंड से विड्रॉ किया आपने या डेट फंड से विड्रॉ किया। जी सर, अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए किन बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है? कुछ की पॉइंट्स में आपसे हम जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर गए हैं, तो रिटर्न बड़े अच्छे दिखाई देते हैं चार्ट्स में। कुछ कैटेगरीज बूम कर रही हैं। तो जो भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहता है, पहली बात तो ओवर एक्सपोज ना करे, इसलिए कि रिटर्न इस कैटेगरी में बहुत ज्यादा मिल गया है। जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो पहले लक्ष्य बनाएं, उसके बाद निवेश करें। ना कि आप निवेश करें क्योंकि आपको रिटर्न चाहिए, क्योंकि रिटर्न का जैसे हमने कहा कोई डेफिनेशन नहीं है। जितना हाई रिटर्न मिलेगा उतना अच्छा है, और कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें बहुत हाई रिटर्न आता है। आप ओवर एक्सपोज ना करें, रिटर्न के पीछे ना भागे, एक अच्छा एफिशिएंट पोर्टफोलियो बनाएं, और इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी आप एसेट एलोकेशन अप्रोच लेकर ही चलें। जरूरी है कि आप अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग एसेट क्लास में आपका निवेश हो, तो लॉन्ग टर्म में आपको जो ग्रोथ मिलेगा वो एसेट एलोकेशन अप्रोच में ज्यादा बेहतर होगा। जी, बिल्कुल। और व्यूअर से लगातार हमारा यही रिक्वेस्ट रहता है कि पैसे बनाने की होड़ में गलतियों से बचें, और इन गलतियों से ही आपको सतर्क करने के लिए, सावधान करने के लिए, साथ ही आपको डिटेल जानकारी देने के लिए लगातार हम बिस्तक के अलग-अलग एपिसोड्स के ज़रिए म्यूचुअल फंड पर आपको जो एपिसोड्स आते हैं बताते रहते हैं कि आप किस तरीके से इन सब बातों का ख्याल रख सकते हैं। सर, आप हमारे साथ जुड़े हुए थे और हमारे व्यूअर्स को इतनी अहम जानकारियाँ दी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। उम्मीद है आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिजनेस।